हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा जो ये वीडियो है ये बीएड के कंपलसरी पेपर समकालीन भारत और शिक्षा, जिसको हम एजुकेशन का डेवलपमेंट नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में है। उसकी मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम बौद्धकाल पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में बौद्धकाल के बारे में पढ़ाया और उसके नेक्स्ट वीडियो में बौद्धकाल के जो हमारे प्रमुख शिक्षा केंद्र थे जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उन सभी के बारे में भी डिटेल से डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करेंगे और जो मॉडर्न एजुकेशन में उसका क्या योगदान है वो भी हम देखेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी जो गुण और दोष हैं मैंने एक टॉपिक में, छोटे छोटे टॉपिक में यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये अगर आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है तो फिर आप इनको हेडिंग के तौर पर लिखकर उनका डिस्क्रिप्शन अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार लिख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा लिखें लेकिन सटीक लिखें। और अगर यही क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है तो आप इन टॉपिक्स को एज इट इज़ लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स गेन करने में मदद मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन। तो कोई भी शिक्षा प्रणाली हो वो अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकती। इवन जो हमारी 2020 में बनी है वो भी अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि एक समय के बाद जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता रहता है वैसे वैसे प्रत्येक शिक्षा प्रणाली में कुछ ना कुछ गुण होते हैं जो वो उसके दोषों में चेंज हो जाते हैं, या फिर उसमें पहले से ही कुछ दोष हो सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का इवैल्यूएशन करते समय हम उसके गुण और दोषों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली के गुण पढ़ेंगे। सबसे पहला जो गुण था वो था केंद्रीय प्रशासन। वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी वो गुरुओं के द्वारा दी जाती थी और उन्हीं का नियंत्रण होता था, लेकिन बौद्ध काल में जो है बहुत सारे संघों का निर्माण हो गया और उन संघों में से वो अपना प्रमुख खुद चुनते थे। जब वो खुद अपना प्रमुख चुनते थे तो उस व्यक्ति के हाथ में पूरा मैनेजमेंट होता था, जिससे कि हमारे जो शिक्षा थी उसमें केंद्रीय प्रशासन के कारण सुचारू रूप से चलने लगी थी शिक्षा और उसमें एक सुचारूपन आ गया था। तो केंद्रीय प्रशासन इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण था। सभी को समान शिक्षा का अधिकार। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल में सभी को शिक्षा का अधिकार नहीं था। स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया जाने लगा था, लेकिन वैदिक काल में फिर से सभी को समान शिक्षा का अधिकार मिला। सभी धर्म के लोग शिक्षा ले सकते थे। इसके बाद हमारा है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। फ्रेंड्स, वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो प्राथमिक जो शिक्षा थी वो निःशुल्क दी जाती थी। हालांकि उच्च शिक्षा में थोड़ा सा कुछ फीस वसूली जाती थी, लेकिन जो बालक फीस देने में सक्षम नहीं होते थे वो पार्ट टाइम वर्क करके, या जिसे हम अतिरिक्त कार्य कहते हैं, अतिरिक्त कार्य करके भी अपनी फीस चुका सकते थे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी थी इसकी वो थी लोक भाषा के माध्यम से शिक्षा, यानी कि जो एजुकेशन थी वो मदर टंग के माध्यम से दी जाती थी। उस समय की मदर टंग जो थी वो थी पाली भाषा, तो शिक्षा पाली भाषा के माध्यम से दी जाती थी, जिससे कि लोग आसानी से समझ सकते थे और उनको शिक्षा प्राप्त करने में कोई भी असुविधा नहीं होती थी। गुरु और शिष्य का संयमित जीवन। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में मठों और विहारों में आचरणों को अच्छे से देखा जाता था और जो आचरण संबंधी नियम गुरु के द्वारा शिष्य को 10 स्टार्टिंग में दिए जाते थे उनका कठोरता से पालन भी करना था। इसके साथ ही जो गुरु थे उनको आजीवन ब्रह्मचार्य रहना पड़ता था, तभी वो भिक्षु बन सकते थे, अदरवाइज उनको भिक्षु बनने की अनुमति नहीं थी। तो जो गुरु और शिष्य थे उनका जीवन पूर्ण रूप से अनुशासित था और दोनों ही अपने जीवन को संयम में रखते थे। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो है भव्य शिक्षण संस्थाओं का निर्माण। फ्रेंड्स, भव्य शिक्षण संस्थाओं का निर्माण, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इस समय शिक्षा संस्थान बने थे वो इतने ज़्यादा फेमस थे कि आज भी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूरे देश में, पूरे संपूर्ण विश्व में आज भी कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का सबसे फेमस विश्वविद्यालय था। वहाँ पर विदेशों से पढ़ने के लिए भी छात्र आते थे। जब
उसका पुस्तकालय जलाया गया था, तो 6 महीने तक आग जलती रही थी। इवन उसके पुस्तकालय में 9 मंजिला भवन था। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि बौद्ध काल में बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों का निर्माण हुआ, जिनमें छात्रावास यानी कि हॉस्टल्स भी थे और गुरु और शिष्य वहीं रहकर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते थे। इसके बाद है धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मानवतावादी शिक्षा पर बल। फ्रेंड्स, बौद्ध काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मानवतावादी शिक्षा पर भी बल दिया जाता था। सभी को मनुष्य से प्रेम करना सिखाया जाता था। वैसे भी इस काल की मैंने शिक्षा पढ़ानी स्टार्ट करी थी, मैंने उसी के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उन्होंने कर्मकांड प्रधान शिक्षा के स्थान पर एक मानवतावादी शिक्षा स्टार्ट की थी। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्त्रियों के लिए शिक्षा व्यवस्था। हालांकि फ्रेंड्स, इस काल में स्त्रियों के लिए कोई विशेष तरह की शिक्षा नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको अच्छे से शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विहारों में जाने की अनुमति थी। उनको मठों और विहारों में जाना अनिवार्य था, या फिर ये कह सकते हैं कि अनिवार्य तो नहीं था, उनको जाने की अनुमति थी। वो जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। हालांकि उस समय नियमों के कठोर होने के कारण स्त्रियां शिक्षा लेने कम ही जाती थी, लेकिन फिर भी उनको शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। ऐसी कोई रोक नहीं थी, क्योंकि उस समय की सामाजिकता ही कुछ ऐसी हो गई थी कि स्त्रियां बहुत ही कम शिक्षा लेने जाती थी, पर उन पर कोई भी पूर्ण रूप से रोक नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के दोष। बौद्ध काल की शिक्षा प्रणाली में क्या क्या दोष थे। तो जो बौद्ध काल की शिक्षा प्रणाली में सबसे जो मुख्य दोष आ गया था वो था कठोर नियम। मठों और विहारों के जो नियम थे वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए थे। गुरु शिष्यों को थोड़ा सा जो है दंड भी देने लगे थे उस समय तक, और इस तरह के नियम हो गए थे कि छात्र इन नियमों से परेशान होकर बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़ देते थे। जबकि लोकतंत्र में कहा जाता है कि ऐसे नियम होने ही नहीं चाहिए, बल्कि आज की शिक्षा तो चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है। स्त्री शिक्षा का ह्रास। बालिकाओं को बालकों की तरह पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार तो था, लेकिन इन शिक्षण संस्थाओं में जो नियम थे वो कठोर होने के कारण बालिकाएं इनमें प्रवेश नहीं लेती थी, और स्त्री शिक्षा का जो पतन था वो ज्यों का त्यों बना रहा, बल्कि और अधिक बढ़ गया। क्योंकि जैसे जैसे हमारी सामाजिकता संकीर्ण होती जाती है, हमारे विचार भी संकीर्ण होते जाते हैं। और अनुचित शिक्षा संगठन। फ्रेंड्स, वैसे तो बौद्ध काल में 2 शिक्षा के स्तर थे, प्राथमिक और उच्च, लेकिन दोनों ही शिक्षा होने के साथ साथ जो भिक्षु शिक्षा थी वो एकदम हमारी धार्मिक शिक्षा थी। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा लेने के बाद जो हमारी जरूरत थी वो भिक्षु शिक्षा लेकर ही पूरी हो सकती थी, आजीविका कमाने की, या फिर कहीं ना कहीं धर्म प्रधान हो जाती थी वो, क्योंकि अगर वो बौद्ध धर्म नहीं अपनाएगा तो भिक्षु शिक्षा कैसे ले पाएगा। और ऐसा था नहीं कि सभी को एक जैसी शिक्षा मिल सके, क्योंकि जो उच्च शिक्षा में जाएगा वो बौद्ध धर्म उसके बाद जरूर ग्रहण करेगा, तो ही वो ऊपर की शिक्षा ले सकता था। तो शिक्षा का जो संगठन था वो सबके लिए एक समान नहीं था, क्योंकि जो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहेगा वो उच्च शिक्षा क्यों लेगा। नेक्स्ट जो हमारा था सैन्य शिक्षा का अभाव। फ्रेंड्स, जो बौद्ध काल की शिक्षा थी वो दया विनम्रता से इतनी अधिक परिपूर्ण थी कि वहाँ पर सैन्य शिक्षा की कोई उन्हें आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि जो बौद्ध धर्म के परिवर्तक थे महात्मा बुद्ध, वो अहिंसा के समर्थक थे, वो हिंसा में विश्वास ही नहीं रखते थे। तो उनको सैन्य जो शिक्षा थी उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं लगी। जबकि हमारे जो देश है या उस समय की जो भी परिस्थितियाँ रहेंगी होंगी उनके अकॉर्डिंग रक्षा की दृष्टि से सैन्य व्यवस्था होनी चाहिए थी, परंतु इस काल में सैन्य शिक्षा का अभाव था, जबकि वैदिक काल में सैन्य शिक्षा हुआ करती थी। नेक्स्ट जो हमारी है वो है धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत बौद्ध धर्म की शिक्षा। फ्रेंड्स, हालांकि इस काल में वैदिक जो धर्म की शिक्षा थी वो भी दी जाती थी, लेकिन जो हमारी भिक्षु शिक्षा होती थी वो बौद्ध धर्म अपनाने पर ही दी जाती थी। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जो प्रमुख विडंबना थी वो यही थी कि केवल जो बौद्ध धर्म था उसकी शिक्षा और प्रचार प्रसार के लिए ही छात्रों को उच्च शिक्षा दी जाती थी,
नेक्स्ट जो टॉपिक है, शैक्षिक प्रशासन की व्यवस्था के लिए आय के उचित साधन नहीं थे। फ्रेंड्स, हालांकि इस काल तक जो राजा महाराजा थे वो शिक्षा के लिए दान देने लगे थे, जिससे बड़ी संस्थाओं का तो विकास हो गया था, लेकिन जो छोटी छोटी संस्थाएं थी उन पर ना ही तो राजा महाराजाओं का ध्यान जाता था और ना ही वे शिक्षाएं अच्छे से, जो वे शिक्षण संस्थान थे वे अच्छे से डेवलप हो पाते थे। तो ये था हमारा बौद्ध शिक्षा प्रणाली का इवैल्यूएशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारतीय शिक्षा में बौद्धकालीन शिक्षा का क्या योगदान था। तो चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको मैंने फिर से टॉपिक्स में ही लिखा है, पॉइंट्स में लिखा है। इनको आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो हेडिंग बनाकर भी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख सकते हैं। तो जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली है उसका प्रभाव आज की शिक्षा पर जो दिखाई देता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे भी कहा ही जाता है कि हमारा अतीत ही हमारे वर्तमान की नींव होता है और हमारा भविष्य का निर्माण भी हमारे आज से ही होता है। तो जो आज की शिक्षा पर प्रभाव थे वो हैं कि सभी धर्मों, वर्गों और जाति के बालकों के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए गए। फ्रेंड्स, आज भी आप देख सकते हैं कि सभी धर्म के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ सकते हैं, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजियन का हो और कैसी भी फैमिली से आता हो, चाहे वो रिच फैमिली से आता हो, चाहे पुअर फैमिली से आता हो। हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही डिसाइड करती है कि हम कितनी हाई एजुकेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है विद्यालय शिक्षा और कक्षा की शिक्षा का विकास। फ्रेंड्स, इससे पहले आपने देखा कि गुरुकुल में जो गुरु थे वो छात्रों को पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ाते थे। कोई एक स्पेशल ऐसी संस्था नहीं थी, ऐसा रूम नहीं था, कोई लाइब्रेरी नहीं थी, परंतु इस काल में लाइब्रेरीज भी बनी और हाथों से लिखी गई जो पुस्तकें थी उनकी भी बहुत सारी प्रतियां तैयार की गई और कक्षाओं में भी शिक्षण कार्य किया जाने लगा। बड़े बड़े भवन बनाए गए जिनमें शिक्षण कक्ष थे और अलग अलग विषयों की शिक्षा अलग अलग शिक्षा कक्षों में दी जाती थी। इसके बाद विद्यालयों में पुस्तकालयों का निर्माण। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि बौद्ध काल के जो मठ और विहार थे उनमें बड़े बड़े पुस्तकालय उपलब्ध थे। वर्तमान में भी विद्यालयों में पुस्तकालय होना सबसे अधिक इम्पोर्टेंट माना जाता है कि प्रत्येक विद्यालय में लाइब्रेरी होनी ही चाहिए। गुरु और शिष्य के बीच मधुर संबंध। कोई भी शिक्षा प्रणाली जब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक कि एक टीचर स्टूडेंट्स के प्रति अच्छा व्यवहार ना करें और स्टूडेंट्स अपने टीचर के प्रति अच्छा व्यवहार ना करें। तो आज भी प्राचीन काल की तरह ही गुरु और शिष्य के बीच अगर मधुर संबंध है तो ही शिक्षा प्रणाली हमारी सफल हो सकती है। इसके बाद व्यावसायिक शिक्षा का विकास। सॉरी फ्रेंड्स, एक टॉपिक छूट गया है। शिक्षा की व्यवस्था जन शिक्षा के रूप में। जैसे कि आज के टाइम में हर एक विद्यार्थी को या हर एक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है, वैसे ही बौद्ध काल में भी सभी तबके के लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार था। तो ये चीज़ हमारी वहीं से निकल के आती है कि आज के भारत में भी सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। इवन गवर्नमेंट इतनी सारी पॉलिसीज इसीलिए ला रही है कि हर किसी को शिक्षा मिल सके। इसके बाद जो हमारा है व्यावसायिक शिक्षा का विकास। बौद्ध काल में छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने पर बल दिया जाता था ताकि वो अपनी आजीविका कमा सकें और अपने जीवन का निर्वाह अच्छे से कर सकें। उसी तरह आज हम जो एजुकेशन ग्रहण करते हैं वो भी तो इसी पर्पज से करते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो अच्छे से स्पेंड हो सके और हम अपनी जो आजीविका है वो अच्छे से कमा सकें। इवन फ्रेंड्स, आप लोग बीएड क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ना कि आप एक अच्छे टीचर बन सकें और आपका जो जीवन है वो पहले से बेटर हो जाए, एक गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए और जो आपकी आजीविका का साधन है वो फिक्स हो जाए। तो वहीं से आज का ये जो हमारा व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान है वहीं से निकल के आता है। नैतिक शिक्षा की शुरुआत। फ्रेंड्स, जो हमारे मोरल वैल्यूज़ होते हैं वो डिसाइड करते हैं हमारे बिहेवियर को कि हम कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। तो बौद्ध काल में भी छात्रों का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है उसकी शिक्षा दी जाती थी, उनको मॉरल एजुकेशन की शिक्षा दी जाती है, जो कि आज भी हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक उपयुक्त अंग बनी हुई है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अनुशासित जीवन जीने की कला का विकास करना। फ्रेंड्स, जो बौद्ध विहारों और मठों में शिक्षा दी जाती थी उनमें छात्रों को अनुशासन का कठोरता से पालन करना सिखाया जाता था और उनको शपथ लेनी पड़ती थी। जो 10 नियम उनके भिक्षु द्वारा बताए जाते थे
उनका पालन करने के लिए उनको शपथ दिलाई जाती थी, तभी वो अपना जो एडमिशन लेकर अपनी शिक्षण प्रक्रिया है उसको शुरू कर सकते थे। तो फिर उससे उनका जो जीवन जीने का एक वे है, जो सभी कार्यों को एक सिस्टमेटिक ढंग से करने की जो इच्छा शक्ति है, जो आदत है, वो डेवलप हो पाती थी। उसी तरह आज की शिक्षा का उद्देश्य भी हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको एक व्यवस्थित ढंग से चलाना है, हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज़ को डेवलप करना है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हो। इसलिए हम एट कंक्लूजन कह सकते हैं कि जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी या फिर जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी, उनमें जो कमियां रह गई थी, वैदिक काल में जो कमियां रह गई थी, उनको बौद्ध शिक्षा प्रणाली के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया। उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड प्रधान हमारा समाज हो गया था, उसको करुणा प्रधान समाज में बदलने का एक प्रयास किया गया बौद्ध धर्म के द्वारा, और उसने बौद्ध धर्म ने ऐसा कर भी दिखाया, लोगों में दया धर्म की भावना का विकास किया। इवन अशोक सम्राट जिसने इतने सारे युद्ध किए, वो भी बाद में उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने भी अपने अंत समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अपने बच्चों को श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बौद्ध धर्म से कहीं ना कहीं प्रभावित है और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिवल पीरियड जो मध्यकाल था या जिसको हम मुस्लिम काल भी कहते हैं, उसका पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। इवन उसमें ही मैं इवैल्यूएशन और मॉडर्न एजुकेशन पर उसका इफ़ेक्ट आपको पूरा का पूरा एक ही वीडियो में कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।